नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जून के करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि आज के पेपर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, है ना। G7 के बारे में जो मेन न्यूज़ थी, जो G7 की मीटिंग हुई थी उसकी हमने जो पूरा एनालिसिस कर लिया था वो कल ही कर लिया था कि किस तरीके से मीटिंग हुई। अब क्या है कि वहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स हो रही, मतलब कि अलग अलग लीडर्स अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर से बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। तो वो उतनी इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, वही सेम सेम चीज़ें बात होंगी कि यूएस ईरान डील, ठीक है। फिर उसके बाद जो रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, ग्लोबल साउथ की बात है, तो वही सब वहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो ये सब बात है G7 में मैंने आपको बता दी थी, जब मैंने कल आपको 17 जून के जो न्यूज़पेपर हमने एनालिसिस करा था द हिंदू का 17 जून का, तो उसमें हमने G7 के बारे में पूरी डिटेल बात कर ली थी। लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ नए टॉपिक पे चलते हैं, जैसे कि जो इंडिया यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो रुक गया था, है ना। क्योंकि एक जो स्टील का इंपोर्ट होता है ना, जो यूके करता है, यूनाइटेड किंगडम स्टील का इंपोर्ट करता है इंडिया से, तो उस पर कुछ टैक्स का मैटर बच गया था। तो अब वो चीज़ें क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो क्या होगा, 15 जून से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर है कि इंडिया यूके ओवरकम लास्ट मिनट स्टील हर्डल्स अनाउंस जुलाई 15 एज अ ट्रेड डील। जो ट्रेड डील हुई थी लास्ट ईयर, तो उसको लागू होना था अभी, ठीक है। लेकिन वो कुछ कारणों के कारण नहीं हो पाई। उन कारणों को भी देखेंगे अपन। जैसे कि मैंने बताया कि वो जो स्टील का इंपोर्ट करते थे उसमें जो कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट एक्ट वो है आपका, उनका जो टैक्स ऐड करते वो लोग यूरोपियन कंट्रीज, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातचीत कही है, ठीक है। कौन कौन से कारण हैं, और भी कारण हैं यहाँ पर, तो उनको भी देखेंगे, राइट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डेट चुन ली गई यहाँ पर 15 जुलाई। तो यहाँ पर न्यूज़ में आ जाता है इंडिया यूके के रिलेशन, साथ साथ जो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड डील हुई, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो वो न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे वही यहाँ पे खबर दी हुई है, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से भारत और ब्रिटेन ने जो व्यापार समझौते किए, उसमें स्टील पे जुड़ी आखिरी प्रॉब्लम थी। क्योंकि इसको मैं बताऊं कि स्टील बनाने में कार्बन ज़्यादा रिलीज होता है ना। तो वही कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ये लोग क्या एक टैक्स लगाते हैं, कार्बन टैक्स टाइप का, ठीक है। तो उसमें रुकावट को पार कर लिया है। अब ये 15 जुलाई से लागू हो जाएगी जो भी व्यापार समझौता हुआ, ठीक है। इससे इंडिया और यूके को भी फायदा होगा। हम इस ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे, राइट। फिर समझौता कब हुआ था, ये जो डील हुई थी वो 2025 में साइन हुई थी, पिछले साल जुलाई के महीने में ही, है ना। देरी क्यों हो रही, देरी इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम आ गई। जैसे कि शुरुआत इसको मई में ही लागू होना था, अभी जो मई निकला उसमें लागू होना था, ठीक है। लेकिन आखिरी समय में जो ब्रिटेन ने स्टील के इम्पोर्ट पर कुछ नए नियम लागू कर दिए, नए नियम लगा दिए, तो वो हिकअप्स बने हुए थे, वही प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, तो उनको सॉल्व कर लिया गया। तो अब ये 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। ये पूरी न्यूज़ थी इसकी, ठीक है। जो भी बातचीत थी वो स्टील के मुद्दे के ऊपर वो बातचीत कर ली गई, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको भी दूर कर लिया गया। समझौता अब 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। ये सिंपल लैंग्वेज थी, ठीक है। मतलब ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। अब यहाँ पे बात आती कि जो यूके और के ऑफ इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो क्या है, ठीक है। तो उसको भी समझ लो कि 2025 में ये साइन हुआ था, और 15 जुलाई से अब ये लागू होने वाला है। वो इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए किया गया क्योंकि 2021 का एक रोड मैप है इन दोनों कंट्रीज़ का, इंडिया का और यूके का, कि 2030 तक हम क्या करेंगे, द्विपक्षीय जो व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड है, उसको हम दोगुना करना है, ठीक है। गॉट इट। तो वो यहाँ पे रोड मैप बनाया था 2021 में, उसी के अकॉर्डिंग 2021 के जो रोड मैप बना था उसी के अकॉर्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया यहाँ पर, ठीक है। देन कीपलर के वस्तुओं का व्यापार, ऑब्वियस बात है कि इम्पोर्ट जो ड्यूटी है, टैरिफ लगा रहे एक दूसरे पर, वो कम करेंगे या काफ़ी हद तक ख़त्म कर देंगे। देन उसके बाद सेवाओं, जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं, हेल्थ केयर के लिए होते हैं, ठीक है, उनकी आवाजाही आसान हो, है ना। जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी क्या हो, उसको भी हम प्रोवाइड करवा पाएँ, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया हेल्थ केयर आईटी जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराता है ना। गॉट इट। तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे यहाँ के लोग जा पाएँ, और वहाँ के जो भी इन्वेस्टर हैं, निवेश करने वाले, तो वो भी यहाँ पे आएँ। इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं वो आपके यूके के अंदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इन सब चीज़ों की बात हुई, वही की पिलर हैं इसके। देन भारत को क्या लाभ होंगे, जो हमारे यहाँ का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे कपड़ा, चमड़ा, ठीक है, और आभूषण, जो ज्वेलरी बनती, ठीक है, चाहे वो डायमंड की हो, और फिर उसके बाद आभूषण हो गए सोना चांदी के, तो उनको ड्यूटी फ्री करा गया। तो मतलब यूरोप कह रहा मैं, यूके की मार्केट मिल जाएंगी, तो भारत का निर्यात यहाँ पे तेज़ी से बढ़ेगा। साथ में जो इंडिया के अंदर जो रोजगार है यहाँ पे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, तो यहाँ पे रोजगार क्या हो, ज़्यादा पैदा होंगे, ठीक है। तो भारत का निर्यात यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद सेवा क्षेत्र, ऑब्वियस बात है, इंडिया क्या है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट
वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है वर्ल्ड का, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, ठीक है, कॉल सेंटर के रूप में भी दे सकते, हेल्थ केयर सर्विस, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, भारत के डॉक्टर्स, नर्सेस अलग अलग कंट्रीज़ में जाके अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। या कोई भी क्षेत्र में जो पेशेवर्स होते हैं वो इंडिया से जा सकें और वहाँ के प्रोफेशनल है वो यहाँ आ सके। तो वो यहाँ पे बताया कि जो सेवा क्षेत्र है उसमें सर्विस देने की हमारी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना? इसमें हम बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। तो यहाँ से क्या इंग्लैंड जा सके, ब्रिटेन जा सके काम करने के लिए उनको आसानी मिले। तो ये वो यहाँ पे बताया कि भारतीय छात्र हो गए, कुशल पेशेवर हो गए, देन स्वास्थ्य कर्मी हो गए, उनके लिए वीज़ा नियमों में ढील डाली ताकि वो आसानी से आवाजाही कर पाएँ, ठीक है? और यूके के अंदर अपनी जो सर्विस है वो उसको दे पाएँ, साथ में वहाँ से जो भी पैसा मिल रहा है उसको इंडिया ले पाएँ, वापस ला पाएँ, ठीक है? तो वही यहाँ पे बताया हो कि भारत को इस तरीके से लाभ होगा। देन उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या होगा, एफडीआई तो आएगा, या आएगा। जब एफडीआई जब आता है तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट ही, पैसा ही नहीं आता, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी आती, ठीक है? एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, फिनटेक हो गया, देन डिफेंस के जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो इसमें ब्रिटेन क्या कह रहा कि एफडीआई के द्वारा भारत के अंदर क्या कर रहा कि इन्वेस्टमेंट करेगा, साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो वही यहाँ पे बताया कि टेक्नोलॉजी हो गई, चाहे निवेश हो गया, इन सब में भारत को फ़ायदा होगा। अब ब्रिटेन का क्या फ़ायदा होगा? ब्रिटेन को फ़ायदा होगा विशाल बाजार में पहुँच, मतलब जब से ये ब्रेक्जिट से अलग हुआ 2021 के आसपास ही, 2020-21 के आसपास जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, ठीक है? तो उस घटना को नाम देते हैं ब्रेक्जिट, ठीक है, ब्रिटेन का एग्जिट। तो जब से वो अलग हुआ तो वही यहाँ पे कि उसको पहले यूरोप का बाजार था उसके पास, अब वो क्या ब्रेक्जिट होने के बाद बाजार की तलाश कर रहा। तो भारत से बड़ा बाजार कौन सा होगा, है ना? हम 1.4 बिलियन, 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, तो इतने बड़े बाजार तक उसको पहुंच मिलेगी, है ना? अपने प्रोडक्ट को भी बेच पाएगा वो। गॉट इट? तो वो यहाँ पे बताया कि जो इतनी बड़ी आबादी है वहाँ तक उसको पहुँच मिल जाएगी बड़े बाजार की। फिर टैरिफ की कमी, जैसे स्कॉच हो गया, विस्की जो इंग्लैंड के अंदर बनती, जो जो विस्की बनती है वहाँ पर, देन ऑटोमोबाइल्स वहाँ पे लैंड रोवर, देन जैगुआर, ये सब बनती हैं, ठीक है? तो उनको और भी कई सारे ब्रांड्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो उनको क्या बोलेगी, इंडिया के अंदर टैरिफ फ्री, मतलब इनकी वैल्यूज़ कम हो जाएगी, मतलब वैल्यूज़ नहीं, टैरिफ कम होगा तो इनकी कीमत कम हो जाएगी, तो यहाँ पे भारत की मार्केट में ज़्यादा बिकेंगी, ठीक है? तो वही यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से भारी कर में कटौती होगी, तो फ़ायदा होगा इंग्लैंड को भी, ठीक है, ब्रिटेन को भी। देन चुनौतियों और अड़चन की बात करेंगे, स्टील का मुद्दा, जैसे बताया मैंने कि कार्बन बॉर्डर एडजस्ट मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट था कि हमारे यहाँ की स्टील जब बनती है तो उसमें कार्बन ज़्यादा रिलीज होता है ना, तो वही कार्बन उत्सर्जन के नए नियम लेके आ गए थे वो लोग, तो यही अड़चन बैठी हुई थी, ठीक है? तो इसको सुलझा लिया गया, ठीक है? तो अब ये 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। देन उसके बाद उत्पत्ति का नियम, भारत यहाँ पे चिंता रहता था कि मान लो अगर यूके और इंडिया के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो, यहाँ पे हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ऐसा ना हो कि तीसरे देश की वस्तुएं तुम भारत में भेज रहे हैं, जैसे चाइना की चीज़ घुमा के कहाँ पे आ रही, वापस इंग्लैंड के रास्ते से, यूके के रास्ते से वापस इंडिया आ रही। तो यहाँ पे भारत ने उत्पत्ति का नियम का कॉन्सेप्ट दिया है ना। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई तीसरे देश की चीज़ें यूके के रास्ते नहीं आ पाए यहाँ पर, ठीक है? गॉट इट? फिर आईपीआर, बौद्धिक संपदा, यहाँ पे यूके चाहता कि जो एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया कम करे, क्योंकि इंडिया क्या करता, इंडिया जेनेरिक मेडिसिन बहुत बनाता, ठीक है? तो एवरग्रीनिंग कॉन्सेप्ट एक होता कि हम ज़रूरत पड़ने पे, समझना, ज़रूरत पड़ने पे जो पेटेंटेड दवाइयाँ होती, पेटेंट वाली, उन पे भी क्या, उनको भी बना सकते हैं हम, है ना? उनको जेनेरिक दवा के रूप में बना के बेच सकते हैं। तो यूके यहाँ पे वही प्रॉब्लम दे रहा, मतलब ये चुनौती है इसमें, है ना? इस चीज़ पे बातचीत हो रही है कि भारत का इस चीज़ का विरोध कर रहा है ना, कि भाई हम जेनेरिक दवा बनाते हैं, है ना? उससे हम अपने को फ़ायदा के साथ साथ सबको, पूरी दुनिया को फ़ायदा देते हैं, सस्ती दवाएँ देते हैं। तो वो यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है, आईपीआर का कॉन्सेप्ट जो है, पेटेंट का बता दिया मैंने, एवरग्रीनिंग क्या होती है ये भी बता दिया, देन उसके बाद जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है ये भी बता दिया। देन डेटा स्थानीयकरण, भारत की ये मांग है, जो भारत का डेटा है 140 करोड़ लोगों का जो मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब कहाँ सेव हो रही, बाहर की कंपनियाँ सेव कर रही, अमेरिका, यूरोपियन कंपनीज। तो वो भारत ये चाह रहा है कि भारत का जो डेटा है वो भारत में ही सेव रहे, है ना? गॉट इट? देन महत्व क्या है इसका, इंडो पैसिफिक में दोनों काम कर सकते हैं, चीन का जो जो प्रभाव है इंडो पैसिफिक में उसको कम कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अमेरिका हो चाहे यूके हो, इसको इंडो पैसिफिक में भारत की ज़रूरत पड़ेगी की पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात है कि यूके का कहाँ पर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत की तरफ झुकाव है, ठीक है? ठीक है, देन उसके बाद चाइना +1, ये कल भी बताया था मैंने कि अधिकतर यूरोपियन और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं,
वो ये चाह रहे हैं कि चाइना प्लस वन की पॉलिसी अपनाएं। ये चाइना प्लस वन की पॉलिसी ये होती है कि अभी अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो एप्पल हो, है ना, चाहे कोई सी बड़े बड़े ब्रांड्स हों, उनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर होती। इवन वो अमेरिका के ब्रांड हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर हो रही, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है। तो मान लो चाइना कल को कोई प्रॉब्लम करता है या चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम आती, तो सप्लाई चेन ना रुके, है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन बनी रहे, तो उस पर चीन की निर्भरता, जो चीन पे निर्भरता है, उसको कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक भरोसेमंद कंट्री तो चाहिए, भरोसेमंद ऑप्शन तो चाहिए, तो वो इंडिया देगा। इंडिया के पास सस्ती लेबर भी है, अच्छा मार्केट भी है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि डेमोक्रेसी है हम, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, और हमारी डिप्लोमेसी किस तरीके से काम करती है वो तो हम देख ही रहे थे इन दिनों से, ठीक है। देन निष्कर्ष की बात करेंगे तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि और भारत की ऑटोमोबाइल्स है, डेयरी सेक्टर है, उसको थोड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है अभी कुछ ही 1-2 साल के अंदर, तो ये काम तो करनी पड़ेगा। मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए अच्छी तरह और बूस्ट करने के लिए हमें ये चीज़ें काम में लेनी पड़ेगी। गॉट इट? तो ये पूरा का पूरा इसका ताना बाना था, ये मेंस लेवल का पढ़ रहा है अभी अपन, ठीक है। जो इंडिया ब्रिटेन के रिलेशन है, इसमें जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसके बारे में हमने बात करी। अब कुछ टर्म्स होते, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है एक, ठीक है, एक पीटी होता, ठीक है, तो एक होता सी का होता, देन एक होता सीपा होता, ठीक है। तो फ्री प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये होता कि कुछ चीज़ों पर ही छूट दी जाती, लिस्ट बनाई जाती कि इन इन चीज़ों पर छूट रहेगी। तो ये पॉजिटिव लिस्ट को बताता, किस लिस्ट को, ये पॉजिटिव लिस्ट को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगेटिव लिस्ट को बताता कि ऐसी लिस्ट बना दी जाएगी कि इन चीज़ों पे छूट नहीं है, बाकी सब पे छूट है। तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो व्यापार होता है उसके लिए एक नेगेटिव लिस्ट बनती है, दोनों देश अपनी अपनी बनाते हैं। जैसे इंडिया ने बनाई होगी कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में ये जो टॉपिक हैं, ये सामान पे हम नेगेटिव लिस्ट बना रहे हैं कि इन चीज़ों पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू नहीं होगा, बाकी सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा। मतलब सब पे जो टैरिफ है वो कम कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। सेपा और सेका क्या है यहाँ पर? सेपा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। अब यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही, बायलैटरल ट्रेड की, यहाँ पे सर्विसेज की बात हो जाएगी, पीपल टू पीपल कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तभी तो नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। गॉट इट? तो ये मोटा मोटा बता दिए, प्रीलिम्स के लिए काम करता है ये पॉजिटिव लिस्ट, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगेटिव लिस्ट चलती। और सीपा इसका बड़ा रूप है। तो हम कह सकते हैं, अगर जो एफटीए है वो छोटा गोला है, तो सीपा क्या है? बड़ा गोला है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मोटा-मोटा हमने समझ लिया, और मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये। देन उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बहुत कर्रे रिकॉर्ड पे चल रहा है। यानी कि हमने कितना रिकॉर्ड बना दिया? 1.78 लाख करोड़ का। किस ईयर में? जो पिछला साल गुजरा है 25-26 में। अभी जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें हमने कितना एक खतरनाक रिकॉर्ड दे दिया। ये किसकी रिपोर्ट है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट है कि 15.6% की ग्रोथ देखी गई जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया, ठीक है। तो चर्चा में क्यों था बता दिया। ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि आपको मालूम है किस तरीके से हम एक आयातक कंट्री, इम्पोर्ट कंट्री हुआ करते थे सामानों को, डिफेंस हो, है ना, और भी सारी टेक्नोलॉजी उसको इम्पोर्ट ही करते थे। लेकिन अब हम डिफेंस के सेक्टर में एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बन के उभर के आए कुछ ही सालों के अंदर, ठीक है। कुछ ही सालों के अंदर हम एक एक्सपोर्टिंग कंट्री उभर के आए। अलग अलग देश, चाहे वो अर्मेनिया हो, देन उसके बाद ग्रीस हो, ठीक है, ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये कंट्रीज़ हों। तो इस तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज़ को क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम इंडिया के अंदर बना रहे हैं। तो इसी के ऊपर पूरी चर्चा है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ न्यूज़ बता दिया मैंने क्या न्यूज़ थी, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि कितना का वो रिकॉर्ड बनाया, ज़रूरत नहीं, ये नंबर याद नहीं कर जाते। अब यहाँ पे मेन चीज़ है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतना कि ये सब इतना नहीं करना अपन को। बस पिछले सालों में देखो कि तो क्या हुई, वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ी, है ना। 110% की वृद्धि हुई। मतलब हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन हुआ 210% हुआ, है ना। 110% की वृद्धि, तो 100 में 110 जोड़ना पड़ेगा। आई होप इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती होगी, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो 210% का प्रोडक्शन, 110% की वृद्धि, ठीक है। तो जो 20-21 में हमने करा था उस फाइनेंशियल ईयर में, तो 84,000 करोड़ का था। अब कितना है भाई? 2013 की बात करी, यहाँ पर कितना है? 43,000 करोड़ का। अभी कितना हो गया? ये बिल्कुल 4 गुना हो गया इस चीज़ का।
अब टाइम पे जो प्रोडक्शन है। निजी क्षेत्र की भागीदारी ऑब्वियस बात है, यहाँ पे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। 76% जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि सरकारी, और 24% क्या है वो प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे हिस्सा दिया। मतलब 24% जो मैन्युफैक्चरिंग करी है भारत के अंदर वो प्राइवेट सेक्टर ने भी करी। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया वो कितना अच्छा संकेत है ये भारत के लिए। ठीक है, तो रिकॉर्ड निर्यात, मतलब डिफेंस में एक्सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, 38,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है ना, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल का एक्सपोर्ट डिफेंस के सेक्टर में 25-26 पे, राइट। देन उसके बाद फिर यहाँ पे मुख्य कारण बताया क्या क्या है, जैसे कि इंडिजनाइजेशन है, मतलब कि रक्षा मंत्रालय ने एक लिस्ट बनाई कि इन सूचियों पे हम आयात नहीं करेंगे, बस घरेलू निर्यात करेंगे। मतलब एक सूची बनाई कि इन चीज़ों को तो हम घर में भी बना सकते हैं अपने भारत के अंदर ही, जैसे हथियार पुर्जे कुछ प्रणालियाँ होती है तो उसको बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया कि एक लिस्ट बना दी। देन उसके बाद यहाँ पे बजट, रक्षा बजट के एक बहुत बड़े हिस्से को अब घरेलू उद्योग के हथियारों को खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। मतलब भारत के अंदर ही खरीदेंगे हम, जैसे डीआरडीओ से खरीदते, ठीक है, और भी जो प्राइवेट सेक्टर है उससे खरीदते, और भी कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन मेन इसमें डीआरडीओ है। भारत को एक्सपोर्टिंग कंट्री डिफेंस के सेक्टर में बनाने का सबसे बड़ा योगदान डीआरडीओ को जाता। ठीक है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग का हो। देन उसके बाद सृजन पोर्टल इसलिए बनाया गया कि वही जो भी पुर्जे उपकरण हैं उसको हम आयात करते, वो भारतीय कंपनियां ही देश में ही बनाएं। ठीक है, उसी के लिए आगे करें तो सृजन पोर्टल बनाया। देन एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से 74% कर दिया एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और सरकार की मंजूरी लोगे तो 100% आप एफडीआई कर सकते भारत के अंदर। गॉट इट। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, जैसे कि एक उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, तमिलनाडु में बने हुए हैं, जैसे कि एक तो मेरे ही शहर झांसी में बना हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम जो प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से कारण हैं जिससे हम इतना अच्छा बूस्ट कर पाए। ठीक, देन उसके बाद महत्व क्या है, आयात पर निर्भरता कम होगी, जो हम बाहर से आयात करते हैं अभी भी हम बहुत सी चीज़ें आयात करते हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक हमने इम्पोर्ट करना कम कर दी है ना, आयात निर्भरता कम हुई। फिर मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला। अब मेक इन इंडिया से लेके हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब हम अपने लिए तो बना ही रहे, साथ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छी से अच्छी चीज़ हम क्या कम दाम में देते अलग अलग कंट्रीज़ को। ऐसा मतलब एक डेटा है कि 80 से ज़्यादा जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्री, तो उनको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस के जो आइटम, उसमें अर्मेनिया, ठीक, अर्मेनिया, देन ग्रीस, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सबको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, है ना, मेन मेन कंट्रीज। गॉट इट। देन तकनीक का विकास हो रहा है, ऑब्वियस बात है, रोजगार बढ़ रहा। तो ये सब यहाँ पे इसके क्या है महत्व हैं। ठीक, आगे की चुनौतियाँ, आगे की राह क्या कह सकते हैं अपन, कि अभी भी जो पुर्जे हैं ना, जैसे बना मैन्युफैक्चरिंग तो करते, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप हो गई या जेट इंजन हो गया, तो उन पे अभी भी हम क्या बाहर पे डिपेंड है, चाइना पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे वो हैं मटेरियल, मटेरियल कह रहा मैं, चिप हो गया, देन इंजन हो गया, वो हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, जो कि अभी निवेश हमारे यहाँ कम है ना। चीन की तुलना में हम क्या करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कम निवेश करते, तो डीआरडी का बजट भी कम है, तो वो उस चीज़ को और एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन तो मिला हमें यहाँ पर कि किस तरीके से बूस्ट हुआ हमारे यहाँ का प्रोडक्शन। ठीक है, निष्कर्ष की बात करेंगे वही सेम चीज़ कि अब हम क्या हो गए, एक एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गए। ठीक है, जिसमें हमने क्या कर दिया, एक इंडिजनाइजेशन कर दिया, जो भी हम सामान बनाते उसको हम खुद के लिए भी बनाते देन वर्ल्ड के लिए भी बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निष्कर्ष भी ले सकते हैं, तो मेन इसलिए टॉपिक है ये। ठीक है, फिर देन तीसरा टॉपिक आता है एबोला वायरस के बारे में, जैसे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और अफ्रीका की एक दो कंट्री में और एबोला के जो आउटब्रेक देखा गया, और साथ में G7 की जो कंट्री हुई थी वहाँ पे इसके बारे में बातचीत भी हुई, तो एबोला वायरस जो है वो न्यूज़ में आ जाता। ठीक है, तो एबोला वायरस क्या है, ये अफ्रीका के अंदर जो डीआरसी कंट्री है ना, मतलब वही आसपास, ठीक है, तो वहाँ की नदी है एबोला, तो उसी के नाम पे पड़ा था, वहीं आसपास देखा गया सबसे पहले, तो उसी के नाम पे एबोला पड़ गया। तो एक आरएनए वायरस है, कौन सा वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है। मतलब एक क्या है, आरएनए वायरस होता है, डीएनए वायरस होते हैं, तो जो खतरनाक वायरस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। इसमें जो बचना मतलब अधिकतर मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो मौत का परसेंटेज है वो 90% समथिंग है। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ते कि एबोला वायरस, जैसे पहले एबोला एबोला हेमोरेजिक फीवर के नाम से जाना जाता था। मतलब एबोला
रक्त स्रावी बुखार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब ये मनुष्यों में भी मिलता और बंदर, गोरिल्ला इन सब में भी मिलता, ठीक है। तो पहले तो ये दुर्लभ थी, लेकिन अब यहाँ पे इसकी खोज करी गई 1976 के आसपास, ठीक है। तो दक्षिण सूडान एंड डीआरसी जो कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है एवोला नदी, ठीक है। तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, एवोला पड़ गया, ठीक है। देन पैथोजन की बात करेंगे तो फाइलोविरिडे फैमिली से, ठीक है। फाइलोविरिडे फैमिली से एक आरएनए वायरस है, ठीक है। और इसकी 6 प्रजातियाँ होती हैं, 6 प्रजाति में से जो ज़ायरे ज़ायरे एबोला वायरस है, कॉन्गो ज़ायरे जो रिवर है ना वहाँ, उसके नाम पे पड़ा। तो ज़ायरे जो एबोला वायरस है वो सबसे खतरनाक है, ठीक है। संक्रमण की बात करेंगे, ये जूनोटिक बीमारी है, तो मतलब जानवर से इंसानों में फैलता है, इंसानों से इंसानों में भी फैलता, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या, ये पानी से नहीं फैलता, है ना, देखेंगे इसको आगे। प्राकृतिक मेजबान की टेरोपोड, यानी कि जो हम कह सकते हैं चमगादड़ होती ना, फ्रूट बैट कहते हैं जैसे, तो वहाँ से इबोला वायरस, मतलब उसके अंदर प्राकृतिक मेजबान है, उसके अंदर पाया जाता है, चमगादड़ के अंदर इबोला वायरस पाया जाता है, ठीक है। जानवरों से इंसानों में फैलता है, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला और फ्रूट बैट बंदर, है ना, बनमृग। इनके रक्त, स्राव या शरीर किसी के तरल में, तरल जो शरीर शारीरिक तरल है उसके कंट्रोल में आ गए, मतलब कंट्रोल के नाम में टच में आ गए, संपर्क में आ गए, तो यहाँ से ये चीज़ हमारे क्या हो जाएगी, संक्रमित हो जाएंगे हम भी, ठीक है। देन बहुत से जानवर का शिकार करते हैं इन लोगों का, फिर कच्चा मांस भी खा देते, पूरा नहीं उबालते, पूरा नहीं पकाते, तो वहाँ से भी ये चीज़ें फैलती हैं, ठीक है। फिर इंसानों इंसानों में फैलता है, हाँ बिल्कुल। अगर हम उसके खून, पसीना, देन उल्टी, मल मूत्र, वीर, इन सब के कांटेक्ट में आएंगे तो किसी के, तो ये चीज़ें हो सकती है, तो सीधे संपर्क में आने से होता ही है, ठीक है। इंसानों से इंसानों में ही फैलता। सबसे मेन बात है, ये हवा में नहीं फैलता और पानी से नहीं फैलता, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जब तक व्यक्ति में लक्षण दिखाई नहीं देते तब तक संक्रमण नहीं फैलता, ठीक है। गॉट इट। ये जो मेन चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आ जाएगा आपके पास पहले से कि ये हवा में ही फैलता, इंसानों से इंसानों में हवा के द्वारा फैलता, यहीं घूम जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो संपर्क में आने से फैलती है ये चीज़ें। लक्षण की बात करोगे तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जहाँ पे 2 से 21 दिन में लक्षण दिखना शुरू होते हैं, ठीक है। वही यहाँ बताया कि संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बीच में 2 से 21 दिन का टाइम लगता है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। प्रारंभिक लक्षण, तेज बुखार आना, थकान, मांसपेशियाँ दर्द होना, गले में खराश होना, ये सब। देन उन्नत लक्षणों की बात करोगे यहाँ पे तो बीमारी, उल्टी, दस्त, रैशेस, दाने पड़ना, है ना, गुर्दे और लीवर खराब होना, ठीक है, उनकी कार्यप्रणाली खराब होना। गंभीर अवस्था और देख लो यहाँ पर, ब्लीडिंग होने लगती है ना, और जो मल्टी ऑर्गन फेलियर है वो, उससे मृत्यु भी हो सकती है यहाँ पर। तो वो यहाँ बताया कि किस तरीके से बहुत गंभीर बीमारी है ये, है ना, बहुत गंभीर वायरस है, ठीक है। निदान की बात करोगे तो यहाँ पे निदान किस तरीके से है, जो इसके जो लक्षण है वो मलेरिया, टाइफाइड और मेनिनजाइटिस जैसे हैं, ठीक है। तो उसके परीक्षण की आरटीपीसीआर जो टेक्निक टेक्निक होती है ना, परीक्षण होता है ये। कोरोना टाइम में भी इसी का परीक्षण हुआ था, वो नाक में कुछ डालते थे फिर वहाँ से टेस्ट होता था। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये आरएनए वायरस है तो ये आरटी-पीसीआर परीक्षण करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। ये डायग्नोसिस हो गया, फिर एक एलिसा परीक्षण होता, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे बस ध्यान रखेंगे, आरटी-पीसीआर और एलिसा परीक्षण होता है इसमें, ठीक है। गॉट इट। उपचार, ट्रीटमेंट, यहाँ पे लंबे समय तक इबोला का कोई इलाज नहीं था, लेकिन हाल ही के वर्षों में वैज्ञानिकों की प्रगति की वही वैक्सीन बना ली होगी। तो किस तरीके डब्ल्यूएचओ द्वारा एक प्रमाणित वैक्सीन है, जैसे RVSV ZEBOV, तो इस नाम से इरवेवो नाम से एक वैक्सीन है, जैसे ज़ायरे एबोला वायरस जो कि जो स्ट्रेन है उससे बचने के लिए, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का उपचार, इसको भी पढ़ सकते हैं अपन। देन हाल ही में एबोला के इलाज के लिए 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उपचार, जैसे इनमेज़ेब और इबांगा को मंजूरी दी, जो वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकता। तो इसको अगेन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके तो नाम से भी समझ में आ जाएगा कि एबोला के लिए है, ठीक है। इबांगा भी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको पढ़ सकते हैं आप, गॉट इट, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर है सपोर्टिव केयर, ऑब्वियस बात है, ओआरएस का यूज़ करना, ठीक है। और नसों के माध्यम से तरल पदार्थ देना, विशेष लक्षण जैसे दर्द, बुखार के इलाज के महत्वपूर्ण प्राथमिक उपचार की सुविधा होना, तो गॉट इट। तो ये इस तरीके से है मेन में। देखो जो ऊपर मेन था कि एबोला वायरस है क्या, इसके लिए टेस्ट क्या है, और वैक्सीन की डिस्कवरी हो गई, मतलब वैक्सीन भी है इसकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, तो ऑप्शन यही पूछ सकते हो कि वो वैक्सीन है या नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। देन यूपीएससी का कंटेक्ट देख लो, यहाँ पे वही कब फैला वगैरह वगैरह, इसको पढ़ सकते हैं। भारत की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं कि 2000
14 से 16 के बीच में पश्चिमी अमेरिका का जो प्रकोप आया था, तो वहाँ से इबोला वायरस किस तरीके से गिनी, लाइबेरिया, सियरा, ठीक है, और तो वहाँ वैश्विक स्तर तक इसको एक आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जो प्रॉब्लम चल रही थी। देन भारत की तैयारी, भारत में कोई व्यापक प्रकोप तो है नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो यात्रा होती उसी से खतरा है कि वहीं से आ सकता, कोरोना भी वैसे ही आया था, ठीक है। तो निगरानी के तंत्र, जैसे कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते, निगरानी कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने प्रकोप के दौरान हवाई अड्डे जो है ना, वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों में आइसोलेशन वार्ड, जैसे दिल्ली के सफदरजंग या आरएमएल अस्पताल में, नेशनल इंस्टीट्यूट और वायरोलॉजी जो पुणे में स्थित है, वहाँ पर क्या रिसर्च वगैरह होती, ठीक है। तो बायो सेफ्टी लैब बनाई हुई है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर परीक्षण के लिए यहाँ पर अपने पास सुविधा है, ठीक है। की फैक्ट की बात करोगे यहाँ पर, तो वन हेल्थ अप्रोच को बताना ज़रूरी है यहाँ पे, निष्कर्ष या आगे गिरा। वन हेल्थ तो अप्रोच का मतलब ये होता कि यहाँ पे जानवर, एनवायरनमेंट और इंसान तीनों को एक साथ हम क्या, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं, तो तीनों के लिए क्या जो सुविधा है वो सेम होनी चाहिए, तीनों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। गॉट इट। तो वो यहाँ बताया, और साथ में जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, संपर्क बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, ठीक है, उनके घर नष्ट करते जा रहे हैं, तो वो क्या हमारे एरिया में भी कूच कर रहे हैं, ठीक है, हमारे एरिया में आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा किसी शहर में वो शेर आ गया, बाघ घूम रहा किसी शहर में रात के अंदर, तो ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच और साथ में जो वनों की कटाई हो रही, उससे जो वन्य जीव के में और इंसानों में संघर्ष बढ़ रहा, उसके संपर्क को कम करना, है ना, ताकि जूनोटिक वायरस जो है संपर्क में नहीं आएंगे, तो जूनोटिक वायरस नहीं फैलेंगे, तो उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। गॉट इट। फिर अगला टॉपिक है, ये कुछ काम का है नहीं, ठीक है, बस यहाँ पे ये जो वर्ड है चिक्कू बुक्कू कल्याणम, तो इसके लिए मैंने सर्च करा इसके बारे में, तो बस कुछ नहीं कि जब इसको पढ़ोगे आप, जो ये दिया हुआ है, इसको पॉज करके पढ़ सकते, ठीक है। एक थिएटर है ये, क्या भैया, बस चिक्कू बुक्कू कल्याणम ध्यान रखो, साउथ का जो एक थिएटर है तमिलनाडु की तरफ, ठीक है। तो बस इसका अर्थ समझ लो, इसका मतलब समझो बस, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कि चिक्कू बुक्कू दक्षिण भारत में जो तमिल तेलुगु शब्द में ध्वनि सूचक के लिए यूज होता है, जैसे ट्रेन में अपन कहते हैं ना छुक 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 छुक, उसी तरीके से साउथ के लोग क्या कहते हैं, चिक्कू बुक्कू, ठीक है। तो उसी तरीके से साउथ के लोग क्या कहते हैं, चिक्कू बुक्कू कहते हैं, ठीक। अब ये पॉप ऑफ कल्चर ये जरूरी है नहीं अपने लिए, लेकिन जो कल्याणम का मतलब क्या होता है, कल्याणम का मतलब तमिल तेलुगु मलयालम भाषा में शादी होती है, ठीक है। तो चिक्कू बुक्कू कल्याणम के लिए एक थिएटर बना हुआ है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि चिक्कू बुक्कू ट्रेन की तेज रफ्तार और छुक छुक का प्रतीक है, और कल्याणम शादी का प्रतीक है। इसलिए चिक्कू बुक्कू कल्याणम का प्रतीक एक ऐसी शादी का है जो किसी ट्रेन की यात्रा की तरह तेज रफ्तार, शोर शराबे वाली, हंगामेदार, बिना रोके चलने वाली और बहुत मज़ेदार हो। मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था ये जो थिएटर में हुआ, तो उसके जो जो भी प्ले हुआ, जो भी नाटक हुआ, उससे हंस हंस के बोलो क्या हो गए, लोटपुट हो गया, तो वो ये न्यूज़ में आ गया, मतलब बट देखा मुझे चिक्कू बुक्कू, तो उसके बारे में केवल और केवल इतनी सी पता होनी चाहिए हमने कि चिक्कू बुक्कू कल्याणम है क्या। चिक्कू बुक्कू क्या कहते हैं, जैसे अपन ट्रेन के लिए छुक 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 कहते, उसी तरीके से साउथ में क्या कहते बोलो, चिक्कू बुक्कू कल्याणम मतलब शादी। तो एक ऐसी शादी जो क्या हो, तेज रफ्तार में चले, शोर शराबे के साथ, हंगामे के साथ, है ना, उस तरीके की। फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस हमें पता होना चाहिए बस कि वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन क्योंकि यूपीएससी पूछता है, उल्टे सीधे कहीं से ही बना रहा है वो क्वेश्चन, तो हमें भी इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। देन अगला जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है ना, 2026 की जो सबसे बड़ी रिसर्च है इस समय की, अभी तक की, ठीक है। तो न्यूज़ में 2025 में जो रिसर्च हुई थी, मतलब पहले जो रिसर्च हुई उसमें ये देखा गया कि जो मतलब जो रिसर्च हुई उसमें ये कहा गया कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो धीमी हो रही। लेकिन अब जो रिसर्च आई उसमें ये बताया गया कि जो अब क्या एक्सलेट कर रहा है, वो फैल भी रहा, साथ में स्पीड भी तेज होती जा रही। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इसकी स्पीड तेज कर रही बढ़ते हुए भी, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया कि ऑथर ऑफ 2025 स्टडी हैड concluded that dark energy is weakening and has stopped accelerating the universe expansion। लेकिन अब जो स्टडी हुई है वो कह रही एक्सलेट कर रहा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हिंदी में ये बताया, देखो ये, ठीक है, कि 2025 में एक अध्ययन हुआ था कि डार्क एनर्जी क्या कमज़ोर पड़ रही, तो ब्रह्मांड के फैलने की जो गति है वो धीमी हो जाएगी। लेकिन अभी की जो खबर है, शोधकर्ता जो रिसर्चर हैं उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है अभी भी तेज गति से बढ़ रहा, है ना, एक्सलेट कर रहा।
डार्क एनर्जी कमज़ोर नहीं पड़ रही, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 1 जो ज्योग्राफी है उसमें भी काम में आएगा, साथ में जीएस पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी काम में आएगा, ठीक है? जो यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट है उनको समझने के लिए, ठीक है? देन अवधारणा यहाँ पे देख लेंगे, जो हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं इसके अंदर। जो एडविन हवल हैं, 1920 के दशक में एडविन हवल ने बताया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि गुब्बारे की तरह फैला है ना। तो इसी ने यहाँ पे मतलब एडविन हवल ने ही क्या दिया था, एक हवल कांस्टेंट दिया था किस तरीके से जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा, ठीक। 1998 के आसपास सुपरनोवा विस्फोट, जो विस्फोटक तारे होते हैं ना, सुपरनोवा जो घटना होती ब्लास्ट करता तारा, ठीक है, तो उसके अध्ययन की बात जो चौंकाया कि ब्रह्मांड से फैल नहीं रहा बल्कि इसके फैलने की जो गति है वो तेज हो रही। तो इस चीज़ को 2011 में क्या नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन 2025 में ये कह रहे हैं कि वो गति धीमी हो रही। फिर 2026 में वापस ये कह रहे हैं कि नहीं एक्सेलरेट कर रहा, बढ़ रहा अभी भी, ठीक है। डार्क एनर्जी पे आएंगे, तो डार्क एनर्जी क्या होती, जो डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती जो सिकुड़ने से रोकती। जैसे अगर ब्रह्मांड आकाशगंगाओं और तारों में गुरुत्वाकर्षण लगाया तो ब्रह्मांड को सिकुड़ना चाहिए, तो फैल क्यों रहा है ये? तो फैलने का कारण यहाँ पे क्या है, डार्क एनर्जी। मतलब यूनिवर्स जो फैल रहा उसके लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, डार्क एनर्जी, जो क्या गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत काम करती, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बिल्कुल विपरीत काम करती, तो उसे डार्क एनर्जी कहते हैं अपन। अब ये डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट से इंटरेक्ट नहीं करती, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज़ होती है डार्क मैटर, क्या होता, डार्क मैटर। तो डार्क मैटर देख लेते, जो डार्क एनर्जी है वो पूरे यूनिवर्स के अंदर 68% हिस्सा कवर करती, और जो हमारा जो दिखने वाला है वो 5%, और कम से कम 27% क्या है, डार्क मैटर है। इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि डार्क एनर्जी जो है वो रिपल्सिव है, मतलब गुरुत्वाकर्षण अपने को सिकुड़ने की कोशिश कर रहा, देन वो ये जो फैलने की कोशिश कर रही, तो जो फैलाने का काम कर रही है वो डार्क एनर्जी कर रही। और पूरे यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मांड के अंदर कितने परसेंट है, वो 68%, दैट्स इट। फिर उसके बाद डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर वो है जो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण में बांधे रखता है, मतलब एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है ये, तो डार्क मैटर। और इस क्योंकि इससे लाइट इंटरेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि डार्क मैटर से लाइट इंटरेक्ट नहीं कर पाती इसलिए वो दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, गुरुत्वाकर्षण के लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है यहाँ पर, डार्क मैटर, ठीक है। फिर डार्क एनर्जी के बारे में बता दिया, यहाँ पे फैलाने के लिए काम में आती, तो डार्क एनर्जी फैलाने के लिए काम में आती, दूर ले जाने के लिए। और डार्क मैटर क्या होता है, एक दूसरे को बांधे रखता, ठीक है, गॉट इट। फिर नए शोध यहाँ पे बताया हुआ है कि जो अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चीज़ आ गई है ना, एडवांस चीज़ का हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांस आ गया। अब ये चीज़ें अधिकतर यूपीएससी वाले एस्पिरेंट तो नहीं पढ़ते, पीसीएस वाले क्या ही पढ़ेंगे। तो यूपीएससी में थोड़ी सी नई चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है, बहुत गहराई वाली चीज़ है, उसको भी समझ लेते हैं। अब ये शोध है, इसका महत्व क्या है। देखो जो पुराना मॉडल है, कॉन्फ़िगरे जो कन्फर्मिंग द स्टैंडर्ड मॉडल, जो आधुनिक मॉडल में ब्रह्मांड का एक मॉडल है लैम्डा सीडीएम मॉडल, ठीक है। तो इसको पढ़ लो पहले। यहाँ पे यह मॉडल मानता है कि डार्क एनर्जी एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है वो चीज़, ना बढ़ रही ना घट रही, यानी इसका घनत्व और ताकत हमेशा स्थिर है। नए सोच से इस मानक मॉडल को सही ठहराया और 2025 में उस दावे को खारिज कर दिया कि डार्क एनर्जी बदल रही, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रह्मांड का भविष्य, अगर डार्क एनर्जी कमजोर हो रही, जैसे कि 2025 में कहा था, तो गुरुत्वाकर्षण हावी होना चाहिए, तो वो जो है ब्रह्मांड सिकुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जो ब्रह्मांड सिकुड़ता है तो उस घटना को नाम देते हैं बिग क्रंच, तो बिग क्रंच की घटना होनी चाहिए अगर डार्क एनर्जी कमजोर हो रही, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ब्रह्मांड तो अभी भी फैल रहा है ना, ब्रह्मांड तो अभी भी फैल रहा। तो वो यहाँ बताया, लेकिन ब्रह्मांड तो अभी भी तेजी से फैल रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा, तारे दूर दूर होते जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठीक है, ठंडे हो जाएंगे, उसको कहते हैं हीट डेथ। अभी पढ़ रहे हैं आगे उसमें कि अंततः ब्रह्मांड एक ठंडे और अंधेरे सन्नाटे में बदल जाएगा, जिससे बिग फ्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको, बिग फ्रीज। तो यहाँ पे एक वर्ड आया बिग क्रंच, एक आया बिग फ्रीज, ठीक है। जब ठंडे हो जाएंगे सब कुछ फैल फैल के तो उसके कहेंगे बिग फ्रीज, और जब सिकुड़ के सब लोग क्या हो जाएंगे, सिकुड़ना शुरू कर देंगे तो उसके कहेंगे क्या, बिग क्रंच, ठीक है। सिकुड़ कर एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो उसे बिग क्रंच कहेंगे। तो इन दो वर्ड को भी ध्यान रखेंगे हम, गॉट इट। फिर कुछ काम की चीज़ें हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी जो है, डार्क एनर्जी क्या करती, एक्सपांसन करने का काम करती, मतलब फैलाने का, तो वो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। देन डार्क मैटर किसके लिए,
जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर को बांधे रखता है एक दूसरे से, मतलब हम कह सकते हैं कि सिकोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, डार्क मैटर। ठीक है, डार्क एनर्जी प्रकाश से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करती, ना ही डार्क मैटर करता है, इसलिए क्या होते हैं वो दिखाई नहीं देते अपन को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बताया कि यह शोध स्पष्ट करता है कि विज्ञान लगातार खुद को सुधारने में, मतलब सेल्फ करेक्टिंग नेचर की है। हाँ, कि एक थ्योरी आई, उसके बाद जो नई थ्योरी आएगी उसमें क्या चेंजेस होंगे। राइट, डार्क एनर्जी आज भी 21वीं सदी के भौतिक विज्ञान का सबसे बड़ा रेस बनी हुई है। ठीक, तो इस तरीके से मेंस में हम लिख सकते हैं कि अभी भी रेस बनी हुई है, इस पर रिसर्च चल रही है ना। कभी रिसर्च होती, फिर दूसरी होती, तो एक दूसरे को खारिज करते करते ऐसे चलती रहती। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ और एडवांस चीज़ें दी हुई हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान के मॉडल, जैसे कि लैम्डा सीएमडी मॉडल के बारे में यहाँ पे बताया। तो सीएमडी क्या है? कोल्ड डार्क मैटर। यह वह अदृश्य पदार्थ है जो धीमा और आकाशगंगाओं को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बांधे रखता है। मतलब डार्क मैटर के बारे में बात हो रही है, जो बांधे रखता है, गुरुत्वाकर्षण का काम करता है। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बांधे रखता है। हम सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं कि बांधे रखने वाली जो भी चीज़ है वो डार्क मैटर है। लैम्डा क्या है? ये जब अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जो भी ब्रह्मांडीय स्थिरांक है वो है, ये है ना, जो डार्क एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को ध्यान रखना, लैम्डा इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो लैम्डा क्या है? ब्रह्मांडीय कांस्टेंट है, एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है जो डार्क एनर्जी को बताता। ठीक है, डार्क एनर्जी से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। इस पे स्टडी करने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन थे। लैम्डा सिद्धांत क्या था कहता, ये भी पढ़ लो कि जो मॉडल है ये मानता है कि डार्क एनर्जी स्पेस का एक गुण है ना, अंतर्निहित गुण है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, नया स्पेस बनता है, तो डार्क एनर्जी का जो घनत्व है वो स्थिर रहता। ठीक है, यानी यह समय के साथ ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। नवीन शोध में इसी सिद्धांत की पुष्टि, मतलब जो अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत है उसकी पुष्टि हुई। ठीक है, अभी जो नया रिसर्च हुआ जिसके बारे में हमने बात करी। फिर 2025 का जो विवाद था उसको क्विंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, उसकी परिकल्पना 2025 में जिस अध्ययन में डार्क एनर्जी को कमजोर होने का दावा किया गया था, ठीक है, उसने भूचाल ला दी थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो भी थ्योरी है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ बताया कि अगर डार्क एनर्जी कमजोर हुई तो इसका मतलब ये है कि जो लैम्डा है वो कोई स्थिरांक है नहीं, है ना, बल्कि वो तो डायनेमिक एनर्जी होगी कोई, जो समय के साथ चेंज होती थी। तो विज्ञान ने इस बदलती हुई डार्क एनर्जी को क्वांटेसिस कहा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्वांटेसिस। यदि क्वांटेसिस सच साबित होता तो हमें आइंस्टीन की जो सिद्धांत हैं, लैम्डा सीएमडी मॉडल, उसको फिर से लिखना पड़ता, उसमें चेंजेस करने पड़ते। ठीक है, लेकिन जो अभी शोध हुए, अभी रिसर्च 2026 की, तो उसमें ये बताया कि डार्क एनर्जी स्थिर है, यानी कि लैम्डा सीएमडी मॉडल है वो पूरी तरह सटीक है इस समय। ठीक है, आगे फ्यूचर में देखते क्या होता फिर। ठीक, देन कैसे नापते हैं वैज्ञानिक, तो वही नासा ने बहुत सारे काम किए हुए हैं, जैसे डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो ये अमेरिका का बनाया हुआ है, और ये क्या करता है, आकाश गंगाओं की 3D नक्शे बनाता, 3 डायमेंशनल नक्शे बनाता। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया कि 2024-25 में शुरुआती आंकड़े इसी से प्राप्त हुए अपन को। ठीक है, फिर ब्रियन अकॉस्टिक ऑक्सीलेशन, मतलब ये क्या करता है, ब्रह्मांड में जो भी ध्वनि आती है उनके छल्ले बना देता, फिर उनको स्टडी करा जाता। राइट, तो वो यहाँ बताया कि ब्रह्मांड में ध्वनि तरंगों के जमे हुए निशान और छल्ले हैं। वैज्ञानिक इन छल्लों का उपयोग ब्रह्मांडीय पैमाने के रूप में करते हैं, ताकि यह मापा जा सके कि आकाशीय गंगा समय के साथ कैसे दूर होती जा रही। तो वही सब चीज़ें हैं कि अब जो भी साउंड आ रहा है उसकी क्या होगी, एक छल्ला या निशान बना दिया जाएगा, मतलब एक कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा जिसकी स्टडी करी जाती। राइट, फिर सुपरनोवा टाइप बने, इसको मानक मोमबत्ती कहते हैं, जिसकी जो चमक है कभी खत्म नहीं होती। तो वही यहाँ पे लिखा, बस इसका नाम ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है, मानक मोमबत्ती है, स्टैंडर्ड कैंडल है, इसकी चमक हमेशा एक समान रहती, जिससे वैज्ञानिक सटीक तरीके से दूरी का पता लगाते। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत गहराई में पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद असली संकट हवल तनाव। अब समझना यहाँ पे क्या कौन सी चीज़ है। डार्क एनर्जी को लेकर इतनी बहस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हवल तनाव है, हवल तनाव मतलब कि दो अलग अलग मेथड से हवल कांस्टेंट के बारे में वैल्यू निकाली गई, और जब हवल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू अलग अलग आई दोनों चीज़ों से। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया। गॉट इट, तो इसको आगे पढ़ दो कि
तो ब्रह्मांड के फैलने की दर हबल स्थिरांक से बताते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टडी इन्होंने करी थी, तो इसलिए हबल स्थिरांक के नाम पे। ठीक है, तो हबल कांस्टेंट नाम देते हैं उसको। ठीक, किस तरीके से ब्रह्मांड फैल रहा, तो दो अलग अलग तरीके से अलग अलग नतीजे आ रहे हैं। अब किस तरीके से निकालते उसमें नहीं पढ़ना अपन को। जब प्रारंभिक ब्रह्मांड की माप करी, जब वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी बिग बैंग से बची जो विकिरणें हैं उनकी गति को मापते, तो वो इतनी आ रही 67 किलोमीटर पर सेकंड प्रति पर मेगा पार्सेक। मतलब किलोमीटर है, पर सेकंड है, पर मेगा पार्सेक। एमपीएस का मतलब क्या, एमपीसी का मतलब क्या, मेगा पार्सेक। मेगा पार्सेक की क्या स्पीड नापती। ठीक है, अब मेगा पार्सेक के बारे में नहीं जानेंगे, जैसे जो लाइट ईयर होती, मेगा पार्सेक होती, वो लगवाता। मतलब एक मेगा पार्सेक का मतलब ये होता 30 करोड़ लाइट ईयर। तो इतना नहीं जाना अपन को, 30 लाख ऐसा कुछ होता अगेन, मुझे भी इतना ध्यान नहीं। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए कि एमपीएस क्या लिखा हुआ है। एमपीसी जो है मेगा पार्सेक, और जो किलोमीटर पर सेकंड पर एमपीसी लिखा, तो हमें पता होना चाहिए क्या है, हबल कांस्टेंट को नापने की क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, गॉट इट। और ब्रह्मांड का जो वर्तमान माप करिए तो वो 73 आ रही कुछ, जो तारे हो गए, सुपरनोवा हो गए, इनसे हम जो मापते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हबल कांस्टेंट से हम क्या नाप रहे हैं कि जो किस गति से वो चल रही है ना, किस गति से फैल रहा, तो उसकी स्टडी में एक मिसमैच आ रहा। क्या आ रहा भैया, मिसमैच आ रहा, किसी से 67 आ रही वैल्यू, किसी से 73 आ रही। गॉट इट। तो वही यहाँ पे बताया कि इसी को हबल तनाव कहते हैं। गॉट इट। फिर यहाँ पे वही सब है, ये अंतर दर्शाता है कि शायद हम ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसको मिस कर रहे हैं। तभी तो अलग अलग वैल्यू आ रही, कुछ चीज़ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। तो 2025 में लगा कि डार्क एनर्जी कमज़ोर होने लगी, तो इसी का अंतर को बता रही वो चीज़, है ना। लेकिन नए डेटा का रास्ता बंद हो गया, तो इतना कुछ नहीं करना, बस इतना समझो कि जो वैल्यूज़ चेंज हो रही, वैल्यू चेंज आ रही, तो वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि वैल्यू मिसमैच इसलिए हो रही कि कुछ ना कुछ हम भूल चूक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस हो रहा। तो 2025 में वैज्ञानिकों को यही लगा कि डार्क एनर्जी का कमज़ोर होना इस अंतर को बता सकता। ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी की। ठीक है, तो वो यहाँ बताया कि बहुत एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, एमपीसी, देन जो भी यहाँ पे हमने बात करी, गॉट इट, बिग फ्रीज, बिग क्रंच, क्वेंटेस। तो यह निष्कर्ष था, गॉट इट, इंडिया में बहुत काम कर रहा है, जैसे लीगो इंडिया हो गया। ठीक है, जीएमआरटी हो गया, इसमें इंडिया भी अपनी एज लेना चाह रहा। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, डार्क एनर्जी हो रही, इस पर स्टडी करना चाह रहा। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे है कि किस तरीके हम साइंटिफिक डेवलपमेंट वगैरह वगैरह पढ़ सकते हो, इसको पॉज करके। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, रॉकेट साइंस तो ये सब थे जितने पढ़े ना, ये थे रॉकेट साइंस। ठीक है, वो भी उतने नहीं थे अगर समझोगे, नई चीज़ है एक्चुअली ये, है ना, बहुत गहराई वाली बात है, यूपीएससी नहीं पूछती इतना, यूपीएससी नहीं जाती इतना। ठीक है, बहुत टेक्निकल है ये। जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, है ना, जिन्होंने हमेशा हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, वो कहाँ से पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, गॉट इट। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।